नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? का हो हालचाल? बढ़िया बा? पढ़ाई चल रही है कि नहीं? आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब देखो, आज हम लोग जो टॉपिक उठाने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या टॉपिक है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। देखो भाई, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हम किस एरिया से। भाई मऊ जिले से हूं, यानी कि पूर्वांचल से, तो भोजपुरी भी आती है मुझे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे यूनियन एंड टेरिटरी। देखो, आप अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो लग जाइए अभी से, क्योंकि देखिए काफी कम दिन रह गया है, 1 महीना के करीब रह गया, 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन आप लोग जैसा कि डिमांड कर रहे थे कि सर डेली क्लास लीजिए, तो डेली 5 बजे मैं लाइव आने वाला हूं, ठीक है। तो आप डेली जुड़ सकते हैं, और साथ में संडे से डेली एक टेस्ट पेपर सॉल्व कराया जाएगा यूपी पीसीएस के लिए, 150 क्वेश्चन डेली। यानी कि करीब करीब 30 से 35 टेस्ट पेपर सॉल्व किए जाएंगे, और रात को 10:30 बजे सॉल्व किए जाएंगे। यानी कि पूरे दिन आप पढ़ाई करिए, और शाम को आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि आपके क्वेश्चन कितने लग रहे हैं। तो साथियों, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के नेक्स्ट सेक्शन, यानी कि इंडियन पॉलिटी में हम लोग भारतीय संविधान का भाग 1 देखने वाले हैं। कौन सा भाग देखेंगे हम? भाग 1। और भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 तक दिया गया है। सभी लोग जुड़ गए हैं, देखते हैं कौन कौन है इसमें। हेलो सभी लोग, ठीक है साथियों। और हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखा जाए यहाँ पे कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। जुड़ जाइए सभी के सभी लोग एक साथ में। हाँ चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं क्या है ये यूनियन एंड टेरिटरी, ठीक है ना। तो देखो, हमारे संविधान में भाग 1 में ये यूनियन और टेरिटरी के बारे में चर्चा की गई है, और 1 से लेकर 4 आर्टिकल के बीच में इसके में सारे की सारे चीजें दी गई है, ठीक है ना। और संघ और उसके क्षेत्र ये क्या होते हैं, यानी कि पूरा भारत और भारत का क्षेत्र, इसके बारे में पूरा वर्णन किया जाएगा इस भाग के अंदर, कि कैसे राज्य हैं, राज्यों का स्वरूप कैसा है, भारत का स्वरूप कैसा है, नेचर कैसा है, ये सारी चीजें इसमें चर्चा की जाएंगी। तो ये देखो, भारत देश, हमारा प्यारा भारत महान, और इसमें आप यहां पर देख रहे हैं ना, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो और आप, बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये 28 राज्यों का नाम क्या है। और राज्यों का नाम पता है तो बहुत सारे लोगों की राजधानियां नहीं पता होंगी। तो आपका काम यह है कि जाओ इन राज्यों का नाम और राजधानियां तो देख लो कम से कम। भारत में रहते हैं तो भारत के बारे में अच्छे से पता तो होना ही चाहिए, ठीक है साथियों। चलिए आगे हम इसमें बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है, आर्टिकल 1, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली, और आप गलत कर देते हैं। क्या है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि इंडिया जो भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ पे दो चीजें सुनो, इंडिया और भारत। बाकी सारी देशों, ज्यादातर देशों का नाम देखेंगे ना तो एक ही है। जैसे चाइना एक नाम, पाकिस्तान एक नाम, यूएसए एक नाम, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक एक नाम है। लेकिन हमारे देश के 2 नाम है, इंडिया और भारत, 2 नाम दिए गए। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों किया गया? तो देखो, जो इंडिया है ना, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था भारत को नाम। और जो भी यहां से ट्रीटी वगैरह हुई थी या बाउंड्री एग्रीमेंट हुए थे दूसरे देशों के साथ में, वो ब्रिटिशर्स ने ही किया था। और इंडिया को इंडिपेंडेंस भी जो मिला था, वो इंडिया के नाम से मिला था। तो इसलिए इंडिया रखना हमारी एक तरीके से मजबूरी थी, क्योंकि हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट से बंधे हुए थे, तो एक इंडिया नाम होना चाहिए था। लेकिन हमें साथ साथ में अपना जो ग्लोरियस हिस्ट्री थी, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड था पूरा, उसको भी साधना था, उसको भी साथ में रखना था। इस वजह से हमारा ऐतिहासिक नाम क्या था? भारत। तो इसलिए हमने अपने देश का नाम क्या रखा? भारत। तो इंडिया और भारत 2 देशों के नाम है। और ये जितनी जानकारी मैंने आपको दी, ये मेरा पर्सनल जानकारी नहीं, बल्कि संविधान सभा के अंदर डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने ऐसा कहा था, ठीक है साथियों। और सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो जुड़िए और कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। आगे हम इसमें बात करते हैं। तो द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी देयरफॉर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। और ये जो स्टेट और जो यूनियन टेरिटरीज दिए गए हैं, कहां कहां पर है इनका स्पेसिफिक, उनको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इसको रखा भी गया है साथ में, ठीक है साथियों। इतना समझ में आ गया है आपको? तो एक चीज और समझना है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पे दिया गया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। यूनियन का क्या मतलब है? देखो, अंग्रेजी में आप जब पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है फेडरल, और दूसरा आता है शब्द होता है यूनियन। 2 शब्द होते हैं हिंदी में, दोनों को ज्यादातर संघ लिख दिया गया था, है ना। तो लेकिन दोनों का जो मतलब है ये अलग अलग है। फेडरेशन
या फेडरल कंट्री होना और यूनियन का मतलब अलग है। देखो कहीं पे जो फेडरेशन होता है ना, वहां स्टेट और जो यूनियन होता है उसके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। यानी आप कह सकते हैं स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके बीच में क्या होती है, एक एग्रीमेंट के द्वारा वो आपस में बदल, जैसे यूएसए है, तो यूएसए एक फेडरल कंट्री है जहां पे राज्यों में और यूएसए जो स्टेट है उनके बीच में एक एग्रीमेंट है आपस में, जिस एग्रीमेंट से वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी बाउंड्रीज नहीं चेंज की जा सकती है, उनका नाम परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्य की सहमति न हो। जबकि इंडिया के अंदर जो राज्य है उनका और जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या भारत सरकार है उसके बीच में कोई इस तरीके का एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है। बात समझ में आई? यानी ऐसा नहीं सुना होगा कि जुड़ने के लिए किसी अलग तरीके से कोई एग्रीमेंट साइन किया गया हो, या हम उत्तर प्रदेश का नाम नहीं बदल सकते या बिहार का नाम नहीं बदल सकते। इनका नाम बदला जा सकता है, इनके टेरिटरीज में भी परिवर्तन कर सकती है केंद्र सरकार या पार्लियामेंट के द्वारा इसके परिवर्तन किया जा सकता है। तो यानी कि ये कहा गया कि चूंकि ये राज्य जो है स्वतः ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है, इस वजह से क्या है, ये एक यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। तो भारत का नेचर कैसा है, यूनियन ऑफ स्टेट। और यहां पे दो चीजें और है, जितेश राय, हेलो सर, हेलो जितेश। तो यहां पर हम एक चीज और बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इंडियन टेरिटरी की बात हो रही है और यूनियन, दो चीजें हैं, दो शब्द याद रखिएगा, इंडियन टेरिटरी अलग चीज है और इंडियन यूनियन अलग चीज है। इंडियन टेरिटरीज जो होती है वो एक बहुत ही बड़ा शब्द है। यानी यूनियन टेरिटरीज के अंदर क्या क्या, यूनियन टेरिटरीज के अंदर क्या क्या आ जाता है, मतलब आप कह सकते हैं इंडियन टेरिटरी, सॉरी इंडियन टेरिटरी के अंदर क्या क्या आ जाता है, सारे स्टेट आ जाएंगे, सारे यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो आ जाएंगे, और साथ में उसके अलावा जो कुछ भी बच गया जो कि भारत क्षेत्र में आता है वो सब कुछ मिला के जितना भी होता है वो इंडियन टेरिटरी होता है, ठीक है ना। और वहीं पे जो यूनियन है केवल राज्यों को ही जोड़ा जाता है, यानी जो 28 राज्य हैं उनका जो एक समूह है उसको यूनियन कहा जाता है। तो एक तरीके से कहा जाए तो इंडियन टेरिटरी इज मच वाइडर देन इंडियन यूनियन। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना आपको ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद बात करते हैं। तो देखो जो मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे देश का नाम इंडिया क्यों पड़ा था, ठीक है ना, और भारत क्यों पड़ा था, ये सारी चीजें यहां से पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया और भारत इसका नाम क्यों पड़ा था, ठीक है ना। इसके बाद बात करें, और इसके बाद मैंने आपको यूनियन बताया और फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन में क्या अंतर है यहां पर ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसके आप लोग पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो स्लाइड्स दिखाई पड़ रही है ये आपके लिए केवल रेफरेंस की तरह है, बाकी जो चीजें मैं बता दे रहा हूं वहां पर अगर उसको अच्छे से ध्यान से सुन ले रहे हैं तो उतने में ही आपका काम हो जाएगा, ज्यादा इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलो तो भारत क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है, अभी मैंने बताया था ना कि इंडियन टेरिटरी में क्या क्या शामिल है, तो दो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन स्टेट है, टेरिटरीज है, और कोई भी टेरिटरी जो भारत के अंतर्गत आता है वो सारा। और जबकि यूनियन के अंदर क्या क्या है, केवल 28 स्टेट ही पाए जाते हैं, ये बात याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब देखो भारत के अंदर जो यूनियन स्टेट 28 है वो तो देख लो, यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से हैं वो यहां पर है। देखो अंडमान एंड निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, याद रखना। चंडीगढ़, चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ ही है। दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड दमन एंड दीव, इनकी राजधानी क्या है, दमन। इसके बाद एनसीआर, ये आपका दिल्ली हो गया जो है, ठीक है ना, दिल्ली का दिल्ली है। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना, तो इसका आपका श्रीनगर। इसके बाद लद्दाख, लद्दाख का लेह है। फिर लक्षद्वीप का है कावाराती, और पुडुचेरी का है पुडुचेरी। तो इस तरीके के 8 यूनियन टेरिटरीज है, 28 स्टेट है, ये 8 यूनियन टेरिटरीज और इनकी राजधानियां याद कर लेना, अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है साथियों। चलो आगे हम बात करते हैं इसमें। तो देखो हाँ ठीक है, चलो अब यहां पे क्या हुआ है कि आर्टिकल 2 के बारे में, इधर गया आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 इधर, ठीक है ना। तो ये आपका इंडियन यूनियन हो गया। उसके बाद हम एक चीज देख लेते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 2 कहता है पार्लियामेंट मे बी लॉ, मे बाय लॉ admit new state into the union of India or establish new state on such term and condition as it thinks fit। कहने का ये मतलब है कि भारत सरकार जो है वो भारत के अंदर कोई नए स्टेट को शामिल कर सकती है, बाहर से कोई टेरिटरी क्या कर सकती है, एक्वायर कर सकती है। अगर उसको लगता है कि उसे एक राज्य बनाना है तो उसको राज्य भी बना सकती है। हिंदी में देख लो, हिंदी में क्या लिखा है, संसद कानून द्वारा नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकती है
या ऐसे नियमों और शर्तों पर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है जो वो ठीक समझे। ये आर्टिकल 2 कहता है। तो क्या भारत ने इस तरीके से कुछ टेरिटरीज ऐसी हैं जो देश के अंदर शामिल की हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, तो यहां पर पार्लियामेंट को ये पावर प्रोवाइड करता है कि यूनियन और नया स्टेट बना सकते हैं, नए स्टेट को बना सकते हैं। तो क्या ऐसे कुछ राज्य हैं या ऐसी जगह है जिसको भारत ने शामिल किया हो? तो देखो, इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, स्लाइड आगे पीछे हो गया मुझे लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको अपने क्रम से जो भी मुझे बताना है वो मैं बता देता हूं ताकि आपको जो है चीजें समझ में आए। तो कौन कौन सी जगह को देश में शामिल किया गया? तो सबसे पहले जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो उसके बाद, अभी हमारा हालांकि संविधान निर्माण नहीं हुआ था, उसी समय 3 ऐसे क्षेत्र थे जिनको देश के अंदर शामिल किया गया। कौन कौन सा क्षेत्र था? एक क्षेत्र था आपका हैदराबाद, ठीक है ना, हैदराबाद, हैदराबाद। दूसरा था आपका जूनागढ़, और तीसरा जो है ये आपका था जम्मू एंड कश्मीर। तो हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद को कैसे शामिल किया गया? तो हैदराबाद के ऊपर एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो, यानी कि पुलिस एक्शन के द्वारा हैदराबाद को देश के अंदर शामिल किया गया था, याद रखिएगा। इसके बाद जूनागढ़, जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया देश के अंदर? जूनागढ़ के लिए जनमत संग्रह किया गया था। देखो, जूनागढ़ के बारे में कहानी फेमस है कि यहाँ के जो नवाब थे वो काफी मतलब अलग विचारधारा के थे, ठीक है। उनके पास कई सारी बीवियां भी थी और वो भारत के अंदर नहीं शामिल होना चाहते बल्कि वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। पाकिस्तान ने उनके कान में ऐसे भर दिया था, तो उनको लगा कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं पूरा जूनागढ़ लेकर। लेकिन जब उनको ये पता चला कि इंडियन आर्मी उनके ऊपर अटैक कर सकती है तो वो तुरंत भागे और उन्होंने अपनी बेगम से, एक बेगम को बुलाया और बेगम को बोला कि बेगम जाइए, सभी बेगमों को बता दीजिए कि हम कराची निकल रहे हैं। और बेचारी बेगम गई, बोली कि नवाब जी, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है, मैं बच्चे को लेकर आ रही हूँ, मैंने सबको बता दिया है। तो वो नवाब साहब क्या हुए, सभी बीबियों के साथ चले गए, कहां पर? पाकिस्तान। और उस बेगम बेचारी वो बच्चे को ढूंढती रह गई, उसको छोड़ गए यहीं पे, ठीक है। और बाद में वो लोग भारत के नागरिक भी बने थे, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, जब वो वहां से चले गए तो उसके बाद जूनागढ़ को देश में जनमत संग्रह कराया गया, उसके द्वारा शामिल किया गया। अब ये कहा जा सकता है कि पुलिस के द्वारा जैसे हैदराबाद को लिया वैसे ही क्यों नहीं इनको भी ले लिया? जनमत संग्रह कराने की क्या जरूरत थी? जूनागढ़ के लिए आखिर जनमत संग्रह क्यों कराया गया? तो इसके पीछे कारण यह है कि देखो, जम्मू एंड कश्मीर जो था वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था और जूनागढ़ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट था। तो अगर हम पुलिस एक्शन के द्वारा या आर्मी के द्वारा उसको लेते तो पाकिस्तान वो कह रहा था उस समय कि हम भी जम्मू एंड कश्मीर पर अटैक करके आर्मी के द्वारा उसको अधिग्रहित कर सकते हैं, क्योंकि जूनागढ़ अगर हिंदू मेजॉरिटी होने की वजह से भारत में शामिल हो रहा है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी होने की वजह से शामिल होना चाहिए पाकिस्तान में। इसीलिए जनमत संग्रह कराने की जरूरत पड़ी और जनमत संग्रह के द्वारा जब शामिल किया गया तो फिर पाकिस्तान जनमत संग्रह जम्मू एंड कश्मीर में नहीं करा सकता था, ठीक है ना। इस तरीके से हमने जूनागढ़ को शामिल किया। अब बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर को भारत में कैसे शामिल किया गया? देखिए, उस समय जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे वो राजा हरि सिंह थे। और देखो, जब माउंटबेटन प्लान आया, माउंटबेटन प्लान में यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 देश बनेंगे, जो चाहे भारत में आ जाए, जो चाहे पाकिस्तान में आ जाए, और जो फ्री रहना चाहता है वो फ्री हो जाए। तो हरि सिंह सोचे कि चलो, हमको फ्रीडम मिल गई, हमको फ्री रहना है। लेकिन उनकी फ्रीडम पाकिस्तान को रास नहीं आई और उनके सेना ने कबायलियों के बेस में जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक कर दिया। देखिए, उस अटैक में बहुत ब्रुटेलिटी दिखाई गई और बहुत, उसमें कोई ये नहीं देखा गया कि कौन किस धर्म का है, सबको उन्होंने मारा और लूटते रहे। राजा हरि सिंह को यह समझ में आ गया कि अब मैं स्वतंत्र नहीं रह सकता, अब मुझे भारत के साथ समझौता करना होगा। उन्होंने संदेशा भेजा कि आइए हमें बचाइए। तो भारत की तरफ से ये जवाहरलाल नेहरू और जो वल्लभ भाई पटेल ने ये को कहा कि आप पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करिए, यानी विलय पत्र पर सिग्नेचर करिए, तभी इंडियन आर्मी लड़ने के लिए जाएगी। तो इसके बाद विलय पत्र पर उन्होंने साइन किया और अपने नौकर को कहा एक पिस्टल देकर कि अगले दिन तक अगर इंडियन आर्मी नहीं आती है तो तुम मुझे मार देना, क्योंकि उनको पता था कि अगले दिन जो कबायली है, जो कबायली बेस में पाकिस्तानी सेना है, वो आपके श्रीनगर आ जाएगी। तो लेकिन हुआ उल्टा, भारतीय सेना पहुंच गई और धीरे धीरे उनको खदेड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक से चाचा की अंतरात्मा जाग गई, चाचा समझ रहे हैं ना आप, और वो कहां चले गए? यूनाइटेड नेशन चले गए। क्या कभी देखा है कि हारती हुई पार्टी जीतती हुई पार्टी, हारती नहीं, जीतती हुई पार्टी कंप्रोमाइज करती है? नहीं करती। लेकिन ये इतिहास में ऐसे कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो चाचा जी ने घटाई थी कि जब
हम लोग जीत रहे थे जम्मू एंड कश्मीर के और पाकिस्तान को पीछे धकेल रहे थे, उस समय यूनाइटेड नेशंस में चले गए और यूनाइटेड नेशंस ने कहा सीज फायर कर दो, और सीज फायर कर दिया गया। और उसके बाद अभी तक पीओके के रूप में भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान के पास है। चाहते तो उसी समय मार मार कर भगाकर उसको देश में शामिल कर ले, लेकिन एक गलती हो गई। ठीक है, कुछ लोग बड़े नेता होते हैं लेकिन उनसे भी गलतियां होती हैं बड़ी बड़ी। ठीक है साथियों, श्वेता जी हेलो हाय, और बाकी लोग भी जुड़िए और शेयर करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे हम इसमें बात करते हैं। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर को कैसे शामिल किया गया, विलय पत्र पे साइन करा के शामिल किया गया। हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को तो ले लिया। अब कौन सा क्षेत्र बच गया है? देखिए हमारे पास एक जगह है जिसका नाम है पुडुचेरी। क्या जो नाम है? पुडुचेरी। पुडुचेरी को कैसे शामिल किया गया? 1954 में। कब? 1954 में फ्रांस की क्षेत्र उस समय माना जाता। तो 1954 में फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट किया गया और उस एग्रीमेंट के द्वारा इसे भी क्या कर लिया, देश के अंदर शामिल कर लिया गया। लेकिन एक जगह और है जिसका नाम है गोवा। आप जानते हैं ना, घूमने का बड़ा मन होता है। गोवा जब मन होता है आपका घूम कि चलो तो कहीं देश के अंदर घूमते, सबसे पहले दिमाग में गोवा ही आता है। तो गोवा भारतीय क्षेत्र नहीं था। 1960 तक भारतीय क्षेत्र नहीं था मित्रों। ठीक है, 1960 में एक ऑपरेशन चलाया। देखो ये क्षेत्र पुर्तगालियों के हाथ में था। 1960 में एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय, और ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को मार मार कर यहां से भगा दिया गया। ठीक है ना, 1960 में। देखो ये फ्रांस वाले सही थे ना, 1954 में एग्रीमेंट करके चुपचाप चले गए। पुर्तगाली बदमाश थे, इसलिए उनको मारकर भगाना पड़ा। तो कभी कभी समझते ना, कहावत है गांव में कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये वही थे पुर्तगाली। तो 1960 में ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को भारत देश में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र। इसके बाद 1974 में एक क्षेत्र है जिसे कहते हैं, आप लोग सिक्किम देते हैं ना, सिक्किम घूमने के लिए बहुत सारे लोग जानते हैं। तो आपको पता है कि 1974 तक सिक्किम एक प्रोटेक्टेड स्टेट था, उसको प्रोटेक्टेड स्टेट का दर्जा दिया गया था और वहां का एक राजा हुआ करता था। लेकिन 1974 में वहां पे इंदिरा गांधी जी ने जो है वहां पे सैन्य कार्रवाई किया। वहां पे एक्चुअली वहां पे जो गवर्नेंस थी ना, वो गड़बड़ हो गई थी और वहां की जनता बहुत परेशान थी। तो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इंडिया से कि सिक्किम को इंडिया में मिला लिया जाए। और बाद में वहां पर भी एक रिफरेंडम या जनमत संग्रह कराया गया और उस जनमत संग्रह के द्वारा सिक्किम भी भारत का हिस्सा बन गया। तो इस तरीके से एक 35वां संविधान संशोधन 1974 में कराकर आपका सिक्किम को देश में शामिल किया गया। और फिर 36वां संविधान संशोधन 1975 में कराया गया और उसके द्वारा सिक्किम को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, तो ये क्षेत्र है जिन्हें क्या किया गया, देश के अंदर शामिल किया गया है। समझ में आया? और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनको दिया गया है, किसी दूसरे देश को दिया गया है। ठीक है ना, तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो दूसरे देश को दे दिए गए थे, तो उसमें हम आपको बात करते हैं। यहां पे सबसे पहले यहां पर देखो, तो एक जगह है आपका पश्चिम बंगाल में जिसका नाम है बेरूबारी। क्या नाम है? बेरूबारी। यहां पर देखो लिखा हुआ बेरूबारी जगह पश्चिम बंगाल में। हुआ ये था, नहर, अब सुनो, थोड़ी थोड़ी इसमें पॉलिटी पढ़ रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेगी और आपको पीछे की जानकारियां बहुत सारी देखने को मिलेगी। ठीक है ना, आगे हम बात करते हैं। तो यहां पे बेरूबारी वेस्ट बंगाल में 1960 में जो है यहां पे क्या हुआ कि एक नेहरू और नून ये एग्रीमेंट हुआ था 1958 में। एक्चुअली हुआ यह था कि बेरूबारी में रहने वाले लोगों ने पाकिस्तान से के प्राइम मिनिस्टर से कहा था कि किसी भी तरीके से क्या करिए कि इस बेरूबारी क्षेत्र को बांग्लादेश को दे दीजिए, या उस समय पाकिस्तान था वो वेस्ट पाकिस्तान के नाम, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया जाए। ठीक है ना, तो इस तरीके से बेरूबारी को उस समय नेहरू नून एग्रीमेंट के द्वारा पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन उसी समय जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ने आर्टिकल एक है हमारे संविधान में 143, आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से यह सलाह ले सकता है। तो राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर यह सलाह लिया कि क्या कोई एग्रीमेंट के द्वारा इंडियन टेरिटरी सीड की जा सकती है, यानी सीड किसी दूसरे देश को दी जा सकती है। तो इस मामले में 1960 में एक जजमेंट आया था, है ना, 1960 में बेरूबारी केस में जजमेंट आया और इस जजमेंट में यह कहा गया कि कोई भी सरकार अपनी मर्जी से कोई भी भारतीय क्षेत्र नहीं दे सकती है, सीड नहीं कर सकती है। उसके लिए पार्लियामेंट की सहमति चाहिए और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से, यानी स्पेशल मेजॉरिटी से और
आधे राज्यों की सहमति के बाद ही कोई क्षेत्र दिया जा सकता है। तो भाई नेहरू जी ऑलरेडी पैक्ट करके बैठे हुए थे, एग्रीमेंट करके बैठे हुए थे, ठीक है ना। और भाई सलमान खान को जानते हैं आप, वो पुरानी आत्मा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपनी नहीं सुनता। तो उसके बाद भी पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया गया और बिल लाकर बेरूबारी को बिल पास किया गया और इसको आपको ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया गया, जो आज बांग्लादेश के रूप में। तो बेरीबारी को बांग्लादेश को दे दिया गया था, ठीक है ना। इसके बाद एक जगह और है जिसे आप लोग जो 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, उसे भी वो कॉरिडोर आपका लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के अंतर्गत इस समय बांग्लादेश को दिया गया है। 99 ईयर के लीज पर दिया गया, तो 99 साल तक लीज के लिए वो दिया गया, ठीक है साथियों। चलिए आगे हम इसमें बात करते हैं कि इंडिया का नेचर जो है वो कैसा है। इंडिया क्या है, देखो ये एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है जो कि डिस्ट्रक्टिबल स्टेट से बना हुआ है, यानी कि भारत को तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसके राज्यों को क्या किया जा सकता, तोड़ा जा सकता है। वहीं पर यूएसए के बारे में कहा जाता है कि यूएसए एक अनडिस्ट्रक्टिबल नेशन और अनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट वाला नेशन है। तो यहाँ पे वहां पे दोनों अनडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन भारत में स्टेट क्या है, वो डिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है साथियों। चलो आगे हम बात करते हैं। चलो ठीक हो गया इसका। तो हमने ये देख लिया कि भारत जो है क्या कर सकता है, नए राज्य बना सकता है। यहाँ देखो 1974 में सिक्किम के द्वारा एक्ट लाकर उसके 35वां, ये देखो 35वां संविधान संशोधन किया गया और इसके द्वारा सिक्किम को देश के अंदर शामिल किया गया था, ठीक है ना। और इसके बाद सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन बाद में किया गया और जिसके द्वारा इसको भारत का ही, ये देखो 36वें अमेंडमेंट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया, यानी कि स्टेटहुड का इसको दर्जा दिया गया। और मौजूदा समय में एक आर्टिकल है 371F, कौन सा 371F, इसके द्वारा इसको क्या कर दिया गया, ये स्पेशल स्टेट का दर्जा भी दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिक्किम को स्पेशल स्टेट का दर्जा किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया, तो यही बताएंगे आप, 371F के अंदर दिया गया, ठीक है साथियों। चलिए यहां पर देखो हैदराबाद को कैसे लिया गया था, पुलिस एक्शन ऑपरेशन कौन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ को क्या किया गया था, रिफरेंडम के द्वारा लिया गया था। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को लिया गया था, यानी कि विलय पत्र पे साइन करा के जम्मू एंड कश्मीर को भारत का एक क्षेत्र बना दिया गया था, ठीक है ना साथियों। चलो आर्टिकल 3 की बात करते हैं कि आर्टिकल 3 क्या है। आर्टिकल 3 देखो ध्यान से पढ़िए, द पार्लियामेंट में बाय लॉ इज पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, यानी कि संसद नए राज्यों का गठन कर सकता है। अब इसमें क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना, बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, ये अंट नहीं है, ठीक है ना, एन यानी एक राज्य, तो एक राज्य के किसी क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बना सकता है, यानी एक ही राज्य को तोड़कर क्या कर सकता है, 2 राज्य बन सकता है, या फिर 2 राज्यों को यूनिफाई कर सकता है, या 2 राज्यों से अधिक राज्यों को बीच से कुछ क्षेत्र निकालकर एक नया राज्य बना सकता है, ठीक है ना। किसी का एरिया बढ़ा सकता है, एरिया घटा सकता है, उसके बाउंड्रीज में चेंजेस कर सकता है और नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये सारे अधिकार किसके पास है, ये सारे अधिकार पार्लियामेंट में, यानी कि किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो, नया नाम रखना हो उसका, या नया राज्य बनाना हो किसी पुराने राज्य से, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत होगी, आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगी। और इसे कौन काम करेगा, ये काम करने वाला है आपका पार्लियामेंट, यानी कि संसद के द्वारा यह कार्य होने वाला है, ठीक है साथियों। चलो तो पार्लियामेंट को ये एम्पावर करता है। और एक चीज और ये कहता है कि पार्लियामेंट इसके लिए, देखो आर्टिकल, इसके बाद और पढ़ेंगे आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि इसके लिए एक सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखो आर्टिकल 3 में कोई भी परिवर्तन होगा तो उसके लिए क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी चाहिए दोनों सदनों में, यानी नाम में परिवर्तन करना हो, बाउंड्री में परिवर्तन करना हो, नया स्टेट बनाना हो, तो एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा नया स्टेट बनाया जा सकता है, ठीक है ना। चलो और एक चीज याद रखो कि अगर नया स्टेट बनाना है या आर्टिकल 3 के अंतर्गत कोई परिवर्तन करना है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन आवश्यक है, ठीक है ना। तो पहले रिकमेंड करेंगे राष्ट्रपति कि यहाँ पे नया स्टेट बनना चाहिए, नाम में परिवर्तन होना चाहिए, तो तभी जाकर बनेगा। जैसे आप अक्सर सुनते हैं ना कि किसी चीज का नाम बदल दिया गया, जैसे फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया, तो ये नाम बदलने का काम कौन करेगा, क्या पार्लियामेंट करेगी। देखो अयोध्या एक शहर है,
तो उसका नाम तो स्टेट गवर्नमेंट बदल सकती है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश का नाम बदलकर कुछ और रखना है तब उसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी। लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर रखा जा सकता है, किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा। लेकिन आप यूपी का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम ये राज्य सरकार नहीं बदल सकती, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है साथियों, चलो नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं। तो देखो, स्टेट, अगर नया स्टेट बनाना है तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है? रिक्वेस्ट भी कर सकता है प्रेसिडेंट से, और प्रेसिडेंट इसमें बाउंड नहीं होते हैं। देखिए प्रेसिडेंट क्या करता है, प्रेसिडेंट पहले रिकमेंड करेंगे कि हाँ नया स्टेट बन जाए, फिर राज्य को कहा भी जाएगा कि हाँ आपके राज्य से एक नया राज्य बनाने जा रहे हैं। अगर राज्य मान जाए तो ठीक, नहीं माने तो भी कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट उसके लिए बाउंड नहीं है उनकी बातों को लेकर, फिर वो रिकमेंड कर सकता है और पार्लियामेंट क्या कर सकती है? नया स्टेट वहां पर बनाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है साथियों, ठीक है। अब इस तरीके से कई सारे राज्य बनाए गए हैं और यही कहा जाता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। यह किया गया था 1956 में, लेकिन इसके पहले भी कुछ स्टोरी है जिस स्टोरी को समझना आपके लिए आवश्यक है। देखिए, एक एसके धार समिति बनाई गई थी, एसके धार कमेटी बनाई गई थी। एसके धार कमेटी बनाई गई थी 1948 में। दरअसल हुआ यह था कि जो आपका मद्रास प्रोविंस था, वहां पे जो तेलुगु भाषी लोग थे वो तेलुगु भाषा के आधार पर एक आंध्र प्रदेश की अलग डिमांड कर रहे थे। इस बात को देखकर एक कमेटी बनाई गई, एसके धार कमेटी, और एसके धार से कहा गया कि बताइए कि भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है। तो इस केस में क्या हुआ कि एसके धार ने यह कहा, अपना जो रिपोर्ट सौंपा उसमें कहा कि भाषा के आधार पर कोई भी राज्य नहीं बनाया जाना चाहिए। ऐसा पीछे ऑब्वियस कारण भी है, क्योंकि भारत के अंदर इतनी ज्यादा भाषाएं हैं कि पूछिए मत। आप देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे भाषाएं बदल जाती हैं, तो अगर सभी लोग कहने लगे कि हमारे भाषा के आधार पर एक अलग अलग राज्य दो, कितने सारे राज्य बना देंगे आप, है ना? तो इसी वजह से क्या किया गया कि एसके धार ने कहा कि हम ये नहीं करेंगे। लेकिन फिर से डिमांड बढ़ती चली गई, ज्यादा एजिटेशन होने लगा, ज्यादा लोग आंदोलन में उतरने लगे। तो इसके बाद एक और समिति बनाई गई जिसका नाम था जेवीपी कमेटी। कौन सी कमेटी बनाई गई थी? जेवीपी कमेटी। जैसे जवाहरलाल, बी से वल्लभ भाई, और ठीक है ना, और पी से पट्टाभी सीतारामैया। तो ठीक है, जेवीपी ये भी कब बनाई गई थी? 1948 में। कौन कौन सी? जवाहरलाल, वल्लभ भाई और पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने भी ये कहा कि राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं बनाया जाना चाहिए। देखिए, धार कमेटी ने भी कहा भाषा को आधार नहीं माना, और जेवीपी कमेटी ने भी भाषा को आधार नहीं माना है यहां पे। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति थे आंध्र प्रदेश के अंदर जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलु। क्या नाम था? पोट्टी श्री रामुलु, ये नाम था। पोट्टी श्री रामुलु बैठ गए भूख हड़ताल पे, और 56 दिन की भूख हड़ताल करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और देखिए, किसी भी आंदोलन का नेता अगर उसको कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है, तो हो सकता है वो पीसफुल हो जाए, लेकिन अगर वो नेता की मृत्यु हो जाए तो समझिए जनता उग्र हो जाती है और आगजनी करने लगती है और दंगे होने लगते हैं। तो यही हाल हुआ आंध्र प्रदेश में, और इसको देखते हुए फाइनली भारतीय गवर्नमेंट ने यह अनाउंस कर दिया कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर एक राज्य बनाया जाएगा। तो 1953 में भाषा के आधार पे सबसे पहले जो राज्य बना था वो कौन सा राज्य था? आंध्र प्रदेश था। कौन सा राज्य था वो? आंध्र प्रदेश राज्य था। याद रहेगा? ठीक है, आगे क्या हुआ? इसी के बाद एक और समिति बनाई गई जिसका नाम था फजल अली कमेटी। क्या नाम था? फजल अली। ये फजल अली कमेटी जो बनाई गई थी, ये भी इनको ये काम दिया कि बताइए कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया जाए। तो राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए फिर इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपा उसमें इन्होंने पहली बार ये एक्सेप्ट किया कि भाषा एक आधार हो सकती है, लेकिन उनका केवल भाषा आधार नहीं हो सकती, क्योंकि केवल भाषा आधार नहीं माना चाहिए, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव जो कन्वीनियंसेस हैं उनको भी देखना आवश्यक है। तो लेकिन भाषा को आधार मान लिया, एक चीज इन्होंने काम कर दिया, और इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किया गया और 14 नए राज्य बनाए गए। कितने राज्य बने? 14, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 14 राज्य और क्या किए गए? 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आपको कैसे? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ
स्टेट के बाद में। ठीक है साथियों, तो ये आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। और इस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद बहुत सारे और भी राज्य धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो गए। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कौन कौन से राज्य धीरे धीरे बने। तो उसमें सबसे पहले क्या था कि एक एक्ट लाया गया, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और उस समय जो बॉम्बे राज्य था उसको दो भागों में बांट दिया गया। कब लाया गया था? 1960 में। और इसको दो भागों में बांटा गया और दो राज्य बनाए गए, गुजरात और महाराष्ट्र। तो गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात और मराठी भाषा के आधार पर महाराष्ट्र, ये एक दो जो है नए राज्यों का निर्माण कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद एक और राज्य 1963 में बना जिसे आप लोग नागालैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ये आसाम राज्य से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। कौन सा? नागालैंड बनाया गया। फिर 1966 में पंजाब को डिवाइड करके पंजाब और हरियाणा दो नए राज्यों का निर्माण किया गया और एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, हिमाचल प्रदेश। कौन सा टेरिटरी? हिमाचल प्रदेश। और फिर इसके बाद 1970 में एक एक्ट लाया गया और उसके द्वारा 1971 में हिमाचल प्रदेश को भी स्टेट यानी राज्य का दर्जा दिया गया। तो देखो, पंजाब और हरियाणा को डिवाइड कब किया गया? 1966 में। और हिमाचल प्रदेश कब बना है? 1971 में। तो 66 से 71 के बीच में हिमाचल प्रदेश क्या था? यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। ठीक है साथियों, चलो इसके बाद 1971 में एक्ट लाया गया और 1972 में दो नए राज्यों का निर्माण किया, तीन नए राज्यों का निर्माण किया गया। एमटीएम से याद रख सकते हैं। कैसे? एमटीएम। ठीक है ना, आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये तीन नए राज्य जो है बनाए गए थे। ठीक है, इसके बाद 1975 में यहां पर सिक्किम राज्य बनाया गया। 1975 में कौन सा राज्य बना? सिक्किम। और सिक्किम के बारे में डिटेल में आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। और अगर हम बात करें तो 1987 में तीन और नए राज्य बने। देखिए, जो एक्ट आया था, ठीक है ना, मिजोरम का निर्माण और अरुणाचल प्रदेश का निर्माण के लिए, वो 1986 में ही आया था। लेकिन उसके बाद 1987 में गोवा का भी एक्ट आया और तीनों राज्यों को 1987 में एक साथ बनाया गया। कौन कौन से राज्य हैं यहाँ पे? मिजोरम, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। MAG याद रखो। तो 1987 में तीन नए राज्य कौन बने हैं? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा बने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो सन 2000 में तीन और राज्य बने। कौन कौन से राज्य बने? ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बनाया गया मध्य प्रदेश से अलग करके, तो याद करो C। ठीक है ना, फिर 8 नवंबर को उत्तराखंड, उत्तरांचल नाम था, अब उत्तराखंड हो गया है, तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग किया गया, CU। और इसके बाद यहां पर देखो झारखंड बनाया गया, किससे? बिहार से, तो ये J, तो CUJ। ये कब बने हैं? ये सन 2000 में बने हुए तीन ये नए राज्य 2000 में बने। इसके बाद 2 जून 2014 में एक और राज्य बना दिया गया, आंध्र प्रदेश से अलग होकर क्या कर दिया गया? तेलंगाना राज्य बना दिया गया। देखो, भाषा के आधार पर जो एक आंध्र प्रदेश राज्य बना था, बाद में उसी आंध्र प्रदेश ने एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से नहीं हो पा रहा है, इसकी बात कह के एक अलग राज्य बनाया जिसका नाम रखा गया तेलंगाना। ठीक है, और बाद में 2019 में एक राज्य हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर, उसको हटा दिया गया राज्य का दर्जा और उसको यूनियन टेरिटरी, दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई। कौन? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। ठीक है साथियों, चलो, तो इसे राज्यों का नाम बदला जा सकता है, ठीक है ना, और आर्टिकल 3 के अंदर ही राज्यों का नाम बदला जा सकता है। तो इस तरीके से कुछ राज्यों का नाम भी बदला गया, ठीक है ना। तो देखो, 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, उसका नाम रखा गया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का नाम कब रखा गया? 1950 में उत्तर प्रदेश का नाम रखा गया है, ठीक है ना। दिशांत, हेलो दिशांत, हाय। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो 1969 में तो मद्रास जो प्रोविंस था उसका नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया। क्या कह दिया गया? मद्रास को। तो तमिलनाडु कब बना है? 1969 में बना हुआ, इसको याद रखना। 1973 में मैसूर को नाम चेंज करके कर्नाटक कर दिया गया, याद रखिए। तो ये कर्नाटक कब नाम चेंज किया गया? 1973 में इसका नाम चेंज किया गया है। 1973 में भी लक्षद्वीप था, मिनिकॉय था, इन सभी को मिलाकर लक्षद्वीप नाम रखा गया, ठीक है ना, 1973 में, ठीक है ना। और 1992 में यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के नाम से जाना गया, ठीक, याद रखिएगा 1992 में ऐसा हुआ था, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 4 के बारे में। आर्टिकल 4 क्या कहता है?
आर्टिकल 4 एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत किए गए किसी भी परिवर्तन को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या, एनी लॉ रिफर टू आर्टिकल 2 और 3 शैल कंटेन सच प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल as may be necessary to give effect to the provision of the law and may also contain such supplement, incidental and consequential provision. No such law as aforesaid shall be deemed be amendment of the constitution for the purpose of article 368. यानी कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत इसका संशोधन नहीं माना जाएगा। अब संविधान संशोधन करना है तो 2/3 बहुमत चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, फिर सिंपल मेजॉरिटी से ही ये बन सकते हैं आर्टिकल 3 के अंतर्गत। हाँ, किसी दूसरे राज्य को, भारत को अगर किसी को देना हो या बाहर से देश के अंदर शामिल करना हो तो उसके लिए अमेंडमेंट होगा जो आर्टिकल 2 के अंतर्गत करा जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से हमने अभी देखा भाग 1। भाग 1 के अंदर आर्टिकल 1, 2 और 3 और 4 देखे। इन आर्टिकल्स के अंदर जो हमने देखा था कि कौन कौन से देश को देश में शामिल किया गया, कौन कौन से देश से बाहर क्षेत्र को दिया गया, साथ में कौन कौन से नए राज्य बनाए गए और कुछ चीजों को हमने दिया, ये सारी चीजें देखे। और आर्टिकल 4 के अंतर्गत सबसे लास्ट में देखा कि नए राज्यों के निर्माण या पुराने राज्यों से नए राज्यों के निर्माण को संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, बल्कि क्या माना जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी माना जाएगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं। आज के लिए आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।